हेलो एवरीवन, थॉमस कोड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में आज मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्टली मैं इस कंपनी का रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ने आपको क्लियर कट रेवेन्यू नंबर में ग्रोथ करने का कोई गाइडेंस नहीं दिया था, बट हाँ उनका ये बोलना था कि हमारा जो FY25 FY26 का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ हम लोग FY27 के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो इनका आपको पता है लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ लास्ट के 2 साल के अंदर। तो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए FY27 के लिए। बात करो EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि FY26 के काइंड ऑफ सिमिलर हमारे EBITDA मार्जिन FY27 के अंदर रह सकते हैं, वही लगभग 13% के आसपास में, 12.5-13% के आसपास में। तो ये काइंड ऑफ इनका गाइडेंस था FY27 के लिए। अब देखते हैं इनकी एक्चुअल में डिलीवरी कैसे हुई है, तो ताकि हम लोग इनका एक बार डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि हम लोग डिटेल में एक बार अच्छे से गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी का अच्छे से डिस्कशन कर सकें। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे केवल 22% से ग्रोथ किया। दिस इज द मेजर कंसर्न यार, रेवेन्यू 22% से ग्रोथ क्यों किया? आपका तो गाइडेंस था ना कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस की ग्रोथ रेट आपकी एक्सपेक्टेड FY27 के अंदर, जो आपने FY25 और FY26 में डिलीवर किया है। तो वही मतलब 50% नहीं था तो 40-45% तो होना चाहिए था, बट आपने तो उसका आधा से भी कम कर दिया। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। ऑल्दो इनका जो EBITDA की ग्रोथ आई है वो यहाँ पे 43% से आई है, बिकॉज लास्ट ईयर EBITDA मार्जिन इनके लगभग 11.5-12% के आसपास भी थे, तो इनका EBITDA यहाँ पे बढ़ा है। EBITDA मार्जिन इस बार लगभग 13% से ऊपर डिलीवर हुआ है। पैट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ 54% के आसपास में है और आपका पैट मार्जिन वही लगभग 8% से ऊपर यहाँ पे डिलीवर हुआ है। आपको तो पता ही है लाइक इस बिजनेस के जो सेगमेंट है उनके एक बार सेगमेंट वाइज लाइक बिजनेस की बात कर लेते हैं। जो इनका B2B वर्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्टिकल है। ये कंपनी पहले, जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोस के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया है, ये कंपनी पहले B2B मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ करती थी एंड देन इन लोगों ने अपने बाद में यू कैन से ये ऑनलाइन रिटेलिंग का काम स्टार्ट किया था एज ए यू कैन से B2C कंपनी बनी थी। तो इनका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू अभी जो आता है वो B2C वाले सेगमेंट से आता है, अराउंड 95% के आसपास में। तो इनका जो B2B वर्टिकल है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें लगभग कितना 3.6 करोड़ रुपीज के आसपास का रेवेन्यू है 66 करोड़ में से। B2C के अंदर इनके दो वर्टिकल है, खुद की ब्रांड्स है एंड साथ में इनका लाइक लाइसेंस्ड ब्रांड्स है जो दूसरी ब्रांड्स का ये आइटम बेचते हैं खुद की वेबसाइट के द्वारा, या फिर जो भी ये मार्केट प्लेसेज हैं, मिंत्रा कह दो, अमेज़न कह दो, फ्लिपकार्ट कह दो, उनपे। तो इनका जो ओन ब्रांड है वो यहाँ पे लाइक लास्ट ईयर क्वार्टर वन में 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, इस बार आया है 24.5 करोड़ रुपए का, लगभग वही 35% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ रेट मान सकते हो। और जो लाइसेंस ब्रांड्स है वो लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर 33 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था, इस बार 38 करोड़ रुपीज के आसपास का रेवेन्यू है। केवल 14% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ी है। तो मेरे को दिक्कत यहाँ लगाई है कि जो दूसरी ब्रांड्स का इन लोगों ने जो लाइसेंस ले रखा है बेचने का, उसके अंदर ग्रोथ नहीं आई है। ओन ब्रांड के अंदर तो फिर भी लगभग 34-35% के आसपास की ग्रोथ है। तो इनका एक बार P&L स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई पड़ रहा है क्या। तो पहले तो बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। तो यार देखो लास्ट ईयर इनका EBITDA मार्जिन था 11% के आसपास में, 11.13% के आसपास में। इस बार क्वार्टर वन में EBITDA मार्जिन है इनका 13% के आसपास में। तो ये चीज अच्छी है, लाइक आपने लगभग 194 बेसिस पॉइंट के आसपास का EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाया है वाई ऑन वाई। तो एक बार देखते हैं कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिटी देता है कि सेल्स ग्रोथ आपका कम क्यों हुआ है। बिकॉज यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे केवल 22% से ही हुआ है, EBITDA मार्जिन के अंदर तो इंप्रूवमेंट है, ये तो क्लियर कर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, क्यू के बेसिस पे आपका EBITDA मार्जिन पे डिक्लाइन भी किया 100 बेसिस पॉइंट के आसपास में। और पीबीटी की बात करें तो पीबीटी की ग्रोथ रेट इनकी 32% के आसपास में ही है। अभी पीबीटी की ग्रोथ रेट इनका 32% का क्यों आया है, इसके पीछे की रीजन है लास्ट ईयर इनका फाइनेंस कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का था क्वार्टर वन के अंदर, इस बार बढ़ के 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। रीजन बीइंग जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले जब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि इनके वेयरहाउस के अंदर आग लग गई थी नवंबर 2025 के अंदर, तो लगभग 20-22-23 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंटरी जल गया था। तो उन लोगों ने ऑल्दो इंश्योरेंस क्लेम कर दिया था, बट वापस उस इन्वेंटरी को रिफिल करने के लिए उन लोगों ने लोन लिया था, वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, बोरोविंग लिया था कुछ। तो वो वाला यहाँ पे इंटरेस्ट इनको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो आप देख पा रहे होंगे, इसलिए इनका पीबीटी का ग्रोथ रेट केवल 33% के आसपास का है। एक्सेप्शनल आइटम कुछ है नहीं है। और टैक्सेस की बात करें तो लास्ट ईयर इनका टैक्स स्लैब लगभग यू कैन से इन लोगों ने 33% के आसपास में टैक्स पे किया था, इस बार लगभग 21% के आसपास का टैक्स पे किया है। तो उनका पैट की ग्रोथ रेट इस बार यहाँ पे 54% के आसपास दिखाई पड़ रही है वाई ऑन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे यार इस चीज को देख के दो ही कंसर्न निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट, आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हुआ है। सेकंड, जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है ये वापस नॉर्मलाइज कब हो जाएगी। तो ये हमने काइंड ऑफ रिजल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी। एक आध जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी दूसरी स्लाइड के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनका जो रेवेन्यू मिक्स है ना कैटेगरी वाइज, वो एक बार देख लेते हैं।
तो मेंस अपैरल जो आदमियों के कपड़े हैं वो लगभग 79% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। वुमेन्स अपैरल लगभग 13% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कपड़े अपैरल मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर, अपैरल वाली कैटेगरी पूरी। वुमेन एक्सेसरीज लाइक 6% के आसपास है, बाकी का तो किड्स और मेंस फुटवियर वाला है, तो ऐसे कोई बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट मेजर कंट्रीब्यूशन मेंस अपैरल वुमेन्स अपैरल का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आई थिंक ये, और मेरे को आई थिंक कुछ ज्यादा दूसरे स्लाइड्स पे उतना जाना नहीं चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सारा सब कुछ लाइक वो आई थिंक मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से आपको डिटेलिंग में बता रखा है, तो प्लीज वो रेफर कर लेना यदि आपको इस कंपनी के बारे में ज्यादा ही बिजनेस मॉडल किस तरह से कामकाज करती है, बैकएंड की वर्किंग क्या है उसको जानने के लिए, राइट। आज हमने डायरेक्टली डिस्कस करने की कोशिश करी कि Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड यहाँ पे कैसे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। लाइक रिजल्ट को हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है, वही हमारे दो कंसर्न है। फर्स्ट, धंधे की ग्रोथ रेट आपकी आधी से कम कैसे हो गई है। आप 50% के आसपास ग्रोथ करते थे, अभी आप ग्रो कर रहे हो 22% के आसपास में, ये कैसे, क्यों? इसका आंसर चाहिए कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट से। सेकंड, आपकी फाइनेंस की कॉस्ट जो बढ़ गई है, 3 लाख रुपए से बढ़ गई 1 करोड़ हो गई क्वार्टरली, वो वापस कब घटेगी, वापस कम कब होगी, राइट। ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें कौन कौन से मेजरली निकालने, बाकी कुछ और बिजनेस स्ट्रेटेजी वाइज कुछ और दूसरे कौन कौन के हाइलाइट्स होंगे उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सर पहला तो पॉइंट यही ले लेते हैं, काफी सारे एनालिस्ट ने इनको ग्रिल किया कि यार आपका धंधे का ग्रोथ रेट कम क्यों हुआ है मल्टीपल टाइम। अब पॉइंट ये आता है कि लाइक यार मैनेजमेंट यहाँ पे आंसर दिया, वो थोड़ा मतलब उतना सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरे को तो नहीं लगा, पर ठीक है, जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार डिस्काउंट्स देना कम कर दिया है। हमने जब इनका कहना है कि हम लोग EBITDA मार्जिन एक्रेटिव बनना चाहते हैं, बेटर EBITDA मार्जिन बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने हमारे प्राइस कट्स इवन से डिस्काउंट्स देना बंद कर दिया, मतलब काफी कम कर दिया है। हम लोग यू कैन से केवल परफॉर्मेंस लीड यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, जहाँ पे हमें क्लियर कट वहाँ पे लाइक हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा रेवेन्यू कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब अपना यू कैन से डिस्काउंट्स कम कर दोगे, अपनी मार्केटिंग थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज कर दोगे, तो सिंपल सी बात है आपके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा डिलीवर नहीं होगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का पाथ यहाँ पे तो थॉट प्रोसेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यार लाइक दे वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी बिजनेस ग्रोथ, जहाँ पे हाई EBITDA मार्जिन बन रहे होते हैं, रादर देन धंधे की ग्रोथ रेट 45-50% के EBITDA मार्जिन बने 11% के आसपास का। ये उनका क्लियर कट यहाँ पे विजन है। अब इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टर का सेंटीमेंट तो खराब होगा, और आपने देखा ही था रिजल्ट आने के बाद में आज स्टॉक की धुलाई पिटाई भी हुई थी, मार्केट ने अच्छे का धुलाई पिटाई करी है। आप धंधे की ग्रोथ रेट आधी कैसे कर सकते हो और आके कॉन कॉल के अंदर बोलते हो कि लाइक हम तो धंधे की आधी ग्रोथ रेट से सेटिस्फाई हैं बिकॉज हमारे EBITDA मार्जिन ज्यादा बन रहे हैं। अरे भाई, आपके EBITDA मार्जिन सपोज करो 13% से आपके EBITDA मार्जिन आते 16, 17, 18% आते तो हम खुश होते बाद में कि हाँ यार, आपने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट पे कॉम्प्रोमाइज किया है, बट आपने EBITDA मार्जिन जो आपके FY26 के EBITDA मार्जिन थे 13% के आसपास में, उसको बढ़ा के 17-18% कर दिया है। ये फिर अच्छा लगता है। बट आपके EBITDA मार्जिन बढ़ते हैं लाइक 13% अभी भी 13.07% के आसपास में। ऑल्दो आप बोलोगे यार Q1 से कंपेयर करो लास्ट ईयर के, हाँ उसके कंपैरिजन में 194 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट, बट वो भी तो कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है ना। उसके अंदर भी सपोज करो 4-5% का जंप आता, 11% से आपका सपोज करो 16% आता, तो फिर कुछ ऐसे लगता हाँ यार, ये अब कुछ बेटर कर रहे हैं। इससे अच्छा तो अब यार लाइक मतलब जो इनका 11.5-12% के आसपास का EBITDA मार्जिन वही कर दो 50% ग्रोथ रेट पे, आपका ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा उस केस के अंदर। समझ रहे हो ना आप, यदि EBITDA मार्जिन के अंदर हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट करके आप सेल्स आधी कर लो तो क्या मतलब उसका, या तो EBITDA मार्जिन को बहुत वाइड रेंज से बढ़ाओ। तो ये दिक्कत है। अब इनसे पूछा गया बाद में कि आपका जो 13% का EBITDA मार्जिन का ये तो सस्टेनेबल रहेगा क्या? कहीं ऐसा नहीं होगा आप आगे आगे जाके बोलो कि यार हमारा तो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट भी घट गया, अब EBITDA मार्जिन भी घटने लग गए, 13% से 10% पे आ गए, 11% पे आ गए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि यार हमारे EBITDA मार्जिन करंटली 13% आए Q1 में, आगे जाके हम लोग इसको और इंप्रूव करेंगे, मतलब मिनिमम 13% तो हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं। ये अच्छी बात लगी मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वही इनसे लाइक आपका फाइनेंस कॉस्ट कब कम होगा, मतलब उस डायरेक्टली आपका लिंक्ड है, जो इंश्योरेंस का इनका जो क्लेम अटका हुआ ना 21 करोड़ रुपए का, लास्ट इनके वेयरहाउस में आग लग गई थी। तो भिवंडी वाले वेयरहाउस के अंदर, तो सीधी सी बात है, जब क्लेम आएगा तो जो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, भिवंडी वाले वेयरहाउस में आग लगी, 21, 22, 23 करोड़ का माल जला, इनका इन्वेंटरी जली। तो इन लोगों ने किया क्या था, वर्किंग कैपिटल लोन लेके वो इन्वेंटरी रिफिल किया, रिप्लेनिश किया था। सीधी सी बात है, आप जब लोन लोगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इनका कहना है कि जब वो क्लेम हमारा आ जाएगा तो हम हमारे दुकान से वो बोरोविंग कम हो जाएगा। तो पूछा गया आपका क्लेम कब आ रहा है, तो दे आर सेइंग कि अभी फाइनल स्टेज के अंदर चल रहा है, बहुत जल्दी वो क्लेम हमारा आ जाएगा। बट सीधी सी बात है, वो क्लेम आना चाहिए, अदरवाइज आपके कंपनी के 21 करोड़ गए, मतलब कंपनी के 21 करोड़ से नेटवर्थ कम हो जाएगी, बहुत सीधी सी बात है। अभी तो इन लोगों ने अपने रिसीवेबल्स के अंदर उसको लाइन आइटम को सेट कर रखा है, तो 21 करोड़ रिसीवेबल्स हमारे लाइक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से 21 करोड़ रिसीवेबल्स बना हुआ है। अब इनसे पूछा गया, लेकिन इनके 5 ऑफलाइन स्टोर भी है बेंगलुरु के अंदर, तो इनसे पूछा गया आपका ऑफलाइन स्टोर में एक्सपांशन 100 स्टोर तक पहुंचने का कब का टारगेट है। तो उन लोगों ने भाई क्लियर कट मना कर दिया कि हम लोग डायरेक्टली अभी ऑनलाइन फैशन वर्टिकल के अंदर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा कैपिटल वहीं पे ही डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हमारा ऑफलाइन के अंदर अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं है।
क्लियर कट इन लोगों ने बोल दिया। अब देखो यार, इन लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है ना, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ के आया। देखो यार, जो खुद की ब्रांड्स है, उस पे तो आप कम डिस्काउंट दे सकते हो, आपकी सेल्स हो जाएगी बिकॉज़ आपका ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। बट जो दूसरे लाइसेंस ब्रांड्स है, जिसको आप बेच रहे हो, जिसको दूसरे सेलर्स पे बेच रहे हैं, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, वो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, आप डिस्काउंट पे नहीं बेच रहे हो। तो डेफिनिटली फिर आपका वहाँ पे लाइसेंस ब्रांड्स में आपका धंधे का ग्रोथ डाउन आ जाएगा। वही हुआ है, 14% पे आ गया इनका। लाइसेंस ब्रांड पे धंधे का ग्रोथ है। हाँ, खुद की ब्रांड पे 34% ग्रोथ है बिकॉज़ वो आपका ओन ब्रांड है, तो वहाँ पे आप अपना प्राइस कमांड कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस आप कमांड कर सकते हो। ठीक है जी, ये हुई बात इस वाली। अब बात करते हैं मतलब इन लोगों ने एक नया ब्रांड भी ऑनबोर्ड किया डॉकर्स नाम से, प्रीमियम ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है। इन लोगों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई यार कि यार वुमेन वियर कैटेगरी है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वाले वर्टिकल के अंदर। तो इनका कहना है कि अभी 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया टोटल रेवेन्यू के अंदर, 66 करोड़ में से आप 13% कितना हो गया? 8 करोड़ रुपए के आसपास का, 8-9 करोड़ रुपए के आसपास का। अब इनका कहना है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर वुमेन वियर्स वाली कैटेगरी हमारी करंट लेवल से 2 से 3 गुना हो जाएगी। मतलब इनका रेवेन्यू में भी 15 से 20 करोड़ हो सकता है वुमेन्स वियर वाली कैटेगरी से। तो ये वाला फैक्टर है, बट आपको पता है जब नई-नई फैशन आती है तो वुमेन कैटेगरी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, हर एक लेडी को वो रहता है कि मैं नई-नई ऑप्शंस यू कैन से मार्केट में जो है उनको ऑप्ट करूँ या फिर उनको मतलब खरीदूँ कपड़ों को, राइट? अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, आप फास्टर रिप्लेनिशमेंट तो करोगे वुमेन कैटेगरी वाला, बट आपका इन्वेंटरी पे कंट्रोल कैसे रहेगा? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस के अंदर, यार ये जो कंपनी है, ये यू कैन से काफ़ी डेटा एनालिटिक्स वाले मॉडल पे काम करती है। डिमांड फोरकास्टिंग पे काम करती है। इनके कुछ एआई टूल्स भी है उनको यूटिलाइज़ करके। सपोज़ कोई नई फैशन मार्केट में आई, तो उसका फर्स्ट एक छोटा बैच तैयार करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर। बैच को मार्केट में डालते हैं, मार्केट में उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। यदि रिस्पॉन्स अच्छा है, तो नया बैच और बनाते हैं। वो भी बिक जाता है तो फिर बड़ा लोट बनाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल, सस्टेनेबिलिटी एंड देन यदि बहुत बड़ा बन गया तो फिर उसको कंसिस्टेंसी बना देंगे। तो ये वाला एक फैक्टर आता है जो लोग फॉलो करते हैं, जो हमने पहले भी वैसे डिस्कस किया था, ठीक है, इनका वो मॉडल अच्छा है। मतलब ये लोग यू कैन से इट्स नॉट ए डेटा एनालिटिक्स कंपनी, मतलब वैसे, बट डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं लोग अपने बिज़नेस यू कैन से इन्वेंटरी प्लानिंग के अंदर, राइट? वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक दूसरी कंपनी और भी है आपने देखा होगा वुमन कार्ट नाम से, उसके भी खुद के स्टोर्स हैं, ऑनलाइन आइटम बेचती है। उसकी इन्वेंटरी तो बहुत फँसी हुई है। मतलब वो लोग मतलब उसका भी रिसेंट में कॉन-कॉल हुआ था, क्वार्टर रिजल्ट आए थे। यदि मौका पड़ा तो उसको भी मैं किसी न किसी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश कर लूँगा। उनकी तो इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा बन गई है, उनके तो एसक्यूज़ लगभग 30,000 क्वांटिटी के आस-पास जा चुके हैं। इनके तो एटलीस्ट इनका डेटा एनालिटिक्स इतना अच्छा होने के बावजूद मतलब इनका तो एसक्यू भी उतना ज़्यादा पहुँचा नहीं है एंड साथ में इनका ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा पैसा, मतलब परसेंटेज को मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ सेल्स, इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स के अंदर उतना नहीं फँसा है। तो ठीक है, ऑल्दो मतलब जो दूसरे बाकी के मैं कहना चाहता हूँ, बाकी के जो दूसरे ऑनलाइन फैशन रिटेलर्स है ना, उनके कंपैरिज़न में इनका बेटर मॉडलिंग है डेटा एनालिटिक्स वाला। अब इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बातचीत किया है। करंटली इनकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं 100% यूटिलाइज़्ड हैं। और मतलब मैं तो बोलूँगा कि 100% यूटिलाइज़्ड भी है, फिर भी इन लोगों को बाहर से आउटसोर्सिंग करके अपना मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ता है। इनका कहना है कि 60% हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे जो भी ये लोग इनका फैशन कपड़े होते हैं। 35 से 40% ये आउटसोर्स होता है जॉब वर्क के रूप में। एंड इनका कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, मतलब रेंट पे ले लिया किसी दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हमारा स्टाफ लगा के और मैन्युफैक्चर करवा लिया। तो ये वाला मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बट इनसे पूछा गया कि आप नया कैपेक्स कब करने वाले हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए? मेजरली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, खुद के ब्रांड्स को मैन्युफैक्चर करने वाला पार्ट होता है। जो ओन ब्रांड्स है ना खुद की, उनकी बात होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम करते हैं। आपने देखा था ना लगभग 3, 4, 5% के आसपास का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के अंदर, तो वो तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। बट अगेन जो खुद की ओन ब्रांड्स है, जहाँ से इनका लगभग 37-38% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है टोटल रेवेन्यू के अंदर, उसके लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उनका कहना है कि मेजरली हम लोग एसेट लाइट मॉडल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आउटसोर्स करने के बाद ज़्यादा इन लोगों का थोड़ा भी प्लान है। उस दिन का ये मना नहीं किया इन लोगों ने कि हम लोग नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं लाएँगे, इंटरेस्टेड हैं। बट इनका कहना है कि नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाओ, फिर हमें मशीनरी डिप्लॉय करना पड़ेगा। साथ में स्टाफ की हायरिंग करनी पड़ेगी, स्टाफ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटी टीम सेट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। तो इनका कहना है कि हम लोग एसेट लाइट रहना चाहते हैं और हमारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। बट ठीक है, ऐसे जिन लोगों ने कोई डिनाई नहीं किया है, अपकमिंग कुछ कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से ला भी सकते हैं, बट वो उसके लिए उनको फिर एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ेगा या फिर QIP से पैसा रेज़ करना पड़ेगा। अभी जो इनका जिस तरह से इनका ऑलरेडी डेट बढ़ा हुआ है ना, वो 21 करोड़ रुपए इंश्योरेंस का जो रिसीवेबल्स आना बाकी है, वही इनको भी गले की हड्डी बन के लटका हुआ है। अब बात करते हैं, हाँ यार, इनका ये भी कहना है कि हमारा जो खुद का ओन ब्रांड है, उसमें इन लोगों ने 10 करोड़ रुपीज़ का होलसेल का काम भी किया। मतलब किसी दूसरे सेलर को बेचा है। मतलब किसी दूसरे सेलर के लिए इनकी ब्रांड एज़ ए लाइसेंस ब्रांड बनाया। समझ गए बात, है ना?
मतलब जिस तरह से ये लोग भी तो बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स को बेचते हैं ना खुद के प्लेटफॉर्म पे, खुद के एज ए सेलर बन के मिंत्रा उन पे। इस तरह से दूसरे सेलर्स भी हैं जो इनसे माल खरीदते हैं और वो बेचते हैं बाद में मार्केट में। ठीक, वो 10 करोड़ का रेवेन्यू है लगभग। और एंड साथ में इनका मिंत्रा के साथ डिस्कशन भी चल रहा है क्विक कॉमर्स डिलीवरी डिलीवरी वाले पर्सपेक्टिव से, लाइक ऑर्डर केयर आ गया वहाँ पे, बहुत जल्दी ही डिलीवरी होगी। तो ये कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स थे। अब एक बार देखते हैं इनका रिस्क क्या-क्या एसोसिएटेड है इस बिज़नेस के साथ में। पहला रिस्क तो वही यार, 21 करोड़ रुपीस का जो रिसीवेबल है, इंश्योरेंस क्लेम है, वो आना चाहिए टाइम पे। तो नहीं आएगा, तो फिर कंपनी की नेटवर्थ 21 करोड़ से कम हो जाएगी। उनको बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना पड़ेगा और किसी न किसी एक क्वार्टर के अंदर लॉस बुक करना पड़ेगा। बहुत सीधी-सी बात है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी है। इसका ऑलरेडी ये लोग कुछ न कुछ मैक्सेप्ट अरेंजमेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, बट ऐसा बड़ा रिस्क मैं नहीं मानूँगा उसको। वो मतलब डूएबल है किसी दूसरे मीडियम के द्वारा। इन्वेंटरी पाइल अप नहीं होनी चाहिए, ये हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। रिसीवेबल्स पाइल अप नहीं होना चाहिए, हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा, बिकॉज़ वुमन कार्ड के अंदर रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी दोनों पाइल अप हो रखे हैं। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल है, वो थोड़ा वुमन कैटेगरी और किड्स पे ज़्यादा फोकस करता है। उसको भी कभी न कभी डिस्कस करेंगे, पूरे बिज़नेस मॉडल को और सारा मतलब धंधे की ग्रोथ रेट, उनके भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट और लाइक कॉन कॉल भी हो ही गया है। ठीक है, अब बात अब और एक और मेजर रिस्क है। इनके EBITDA मार्जिन ट्रैक करना है यार। अब इनके EBITDA मार्जिन बढ़ के 14, 15, 16% पे जाना चाहिए। धंधे ग्रोथ रेट इन लोगों ने कम कर दी ना, तो जाना चाहिए फिर 14, 15, 16% के आसपास EBITDA मार्जिन। अदरवाइज आपने बिज़नेस का ग्रोथ रेट घटा दिया और EBITDA मार्जिन बढ़ा ही नहीं, तो फिर क्यों घटाए ग्रोथ रेट धंधे का? समझ रहे हो ना? ये रिस्क है, ये हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। अब एक बार मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस के रूप में क्या बोला है। इन लोगों ने अभी भी यही बोला है कि जो हमारा FY 26 का धंधे का ग्रोथ रेट था, सिमिलर काइंड ऑफ बिज़नेस की ग्रोथ रेट हम लोग FY 27 एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। अरे यार, क्यों बोला आपने ये बात? आपकी क्वार्टर 1 के अंदर तो आपने डिलीवरी किस 22-23% की दी है, तो आपने ये बात क्यों बोली? बट क्या पता, जब फेस्टिव सीजन आए, इनका कहना है कि लाइक जब फेस्टिव सीजन आएगा, तो हम लोग मे बी डिस्काउंट का यूज़ करके बेटर सेल अचीव कर सकते हैं। देखते हैं, बट अगेन लाइक हमारा जो भी आगे का वैल्यूएशन एनालिसिस जो भी मॉडलिंग होगा, वो हम लोग 40-50% का मॉडलिंग नहीं करेंगे। वही 20-25% के आसपास की बिज़नेस की ग्रोथ रेट करते हुए सारा यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एबिटा मार्जिन का कहना इंप्रूवमेंट होगा, बट हमें एक बार देखना पड़ेगा क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 तक। बट हम लोग हमारे एनालिसिस के अंदर 13% का एबिटा मार्जिन कंसीडर करेंगे, राइट? अब इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। तो करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी? 255 करोड़ रुपए, मतलब 250-255 करोड़ रुपए के आसपास में। 20 से 25% की सेल्स ग्रोथ मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो इनका सेल्स कितना बनता है? 300 से 320 करोड़ रुपए के आसपास में। 13% का एबिटा मार्जिन बनाता हूँ, तो इनका एबिटा एब्सोल्यूट एबिटा कितना बनता है? 40 से 42 करोड़ रुपए के आसपास में। अदर इनकम इनकी जीरो होती है। फाइनेंस कॉस्ट अभी इनकी क्वार्टरली 1 करोड़ रुपए के आसपास जा रही है, और रिसीवेबल्स जब तक इनका वापस नहीं आएगा, तब तक वो 1 करोड़ जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज वो रिसीवेबल नहीं आएगा, तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट साल की लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगभग 70-80 लाख रुपीस का है अभी क्वार्टरली, तो साल की लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। इन सबको घटाव-जुड़ाव करने के बाद में आपका जो पीबीटी बनता है, वही लगभग 33-35 करोड़ रुपए के आसपास का इनका पीबीटी बनता है। 25% का टैक्स स्लैब लगा दूँ, तो आपका पैट बनता है वही लगभग 25-26 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देखो यार, लाइक 450 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 25-26 करोड़ का इनका फॉरवर्ड पैट आ रहा है एक्सपेक्टेड FY 27 का, तो आपका फॉरवर्ड पी कितना बनेगा? वही 18-19 के आसपास में। पैट की ग्रोथ रेट कितनी बनेगी? लास्ट ईयर पैट था 19 करोड़ रुपए के आसपास का, इस बार पैट है लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास का, 26 करोड़ रुपए के आसपास का, तो आपका पैट का ग्रोथ रेट बन रहा है 30 से 35% के आसपास। तो यार सिंपल सी बात है, लाइक एक टाइम पे अब देखो मतलब इसका हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहे तो देखो ना, फॉरवर्ड पी आपका 18 के आसपास में है। धंधे ग्रोथ रेट 20-25% के बेस में, तो आपका फॉरवर्ड पैग बनता है 0.9 के आसपास में। यदि 25% है तो 0.8 मान लो, 20% है तो आपका 0.9 मान लो। अब ये डील मेरे को यहाँ पे उतनी लुक्रेटिव नहीं लग रही है। आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। हमने जब लास्ट टाइम कवर किया था, तो यहाँ पे 50% धंधे ग्रोथ रेट थी और फॉरवर्ड पैग आ रहा था अराउंड 0.4 के आसपास में, राइट? 0.45 के आसपास में आ रहा था, या फिर रेंज ले लो 0.4 से 0.5 के आसपास में। एबिटा मार्जिन यदि फ्लक्चुएट करते हैं, उस वाले केस की बात कर लो। और हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? लाइक हमारे मेजरली छोटी कंपनीज को लेके स्पेसिफिकली क्या क्राइटेरिया होता है डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के? यार यदि कंपनी की मार्केट कैप बहुत छोटी है, अल्ट्रा माइक्रो कैप है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के आसपास है, तो मेरे फॉरवर्ड पैक चाहिए 0.2 के आसपास का, ताकि जब बुल मार्केट आए तो वहां पे पैसा बने 8 से 10 गुने के आसपास। और यदि कंपनी की मार्केट कैप है लगभग 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, मतलब 500-1500 करोड़ के आसपास की है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो हमें फॉरवर्ड पैक रेशियो चाहिए अराउंड 0.4 के आसपास में। ये मैं एक थॉट प्रोसेस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले पर्सपेक्टिव से, ताकि जब बुल मार्केट है तो वहाँ पैसा बने 5 से 6 गुने के आसपास में। और जब आपका बड़ी कंपनी है, 4000, 5000, 7000, 8000, 10000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आपका फॉरवर्ड प्राइस वही 1 के आसपास है, उससे कम होना चाहिए। वहाँ पे ठीक है, 3 गुना के आसपास बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 गुना के आसपास पोटेंशियल होता है बुल मार्केट के लिए। तो अब देखो यार, ये कैटेगरी आती है वही 500 करोड़ रुपए के आसपास वाली। आपका फॉरवर्ड पैक बन रहा है 0.9 के आसपास में, तो फिर डील लुक्रेटिव नहीं हुई ना। इससे बड़ी कंपनियां जो मतलब फैशन रिटेलिंग में काम करती है,
जिनकी धंधे की ग्रोथ रेट 40-50% के आसपास में, वहां पर फोर्ड पैगोलस आपका 0.7 के आसपास बन रहा है, तो फिर इसको क्यों देखा जाएगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? एक तो छोटी कंपनी है और रिसेबल्स का मतलब इसका 21 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है, इनके पास अभी रिस्क लटका तलवार लटकी हुई है। तो ये वाला फैक्टर आता है। अब यदि आप देखोगे कि यार एक ऐसी कंपनी जो 20-25% धंधा ग्रोथ करती है, अभी 0.9 के फॉरवर्ड पे एग्रेसिव है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है हम लोग यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बना सकते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा। आपको इस कंपनी को बाकी जो दूसरी कंपनी है उनसे कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। क्या एक्चुअल में डील यहाँ पे उतनी लुक्रेटिव है जो बाकी डील्स नहीं है? तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे ना तो आपकी एक अच्छे से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। ऑल्दो मतलब मैं एज़ सच डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल रहा कि लाइक यहाँ पे केवल इसी कंपनी को फोकस करके अपना डिसीजन मेकिंग करो। प्लीज़ एक कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बाद में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करोगे तो और आपको आसानी होगी अपने डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज़ करने में। ऑल्दो मैंने जो व्यू बताया है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मे बी आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हो सकता है आप मे बी 400 मतलब 500-700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज़ का फ्लोट प्राइस उसमें भी 0.8, 0.9 का आपको बहुत कंफर्टेबल लगता हो। ये भी तो हो सकता है ना आपके शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज़ के अंदर। मैंने जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करी थी, मेरे क्राइटेरियाज़ को आपको बताने की कोशिश करी थी, राइट? तो इन सिंपल जो आपको कहना चाहता हूँ आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट? तो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जो रिस्क बताए हैं, वो सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। जो भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं यहाँ पे ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, लाइक इस कंपनी के अराउंड ये होल सोल मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है लाइक आप लोग को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के, समझ के लाइक अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।